नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। टॉपिक आज के क्लास का आप देख पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में। संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में क्या क्या हमारे संविधान में उपबंध किए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हर बार क्लास के प्रारंभ में आपको बताता हूं, ताकि जो नए साथी हमसे जुड़े हैं उनको मालूम रहे कि पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारी ये क्लास रहने वाली है। और पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत हमारा ये प्रयास है कि भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी टॉपिक्स पॉलिटी स्पेशल नाम की एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको एक व्यवस्थित क्रम में उपलब्ध हो, और वो भी पूर्णतः निःशुल्क। तो यही हमारा प्रयास है। आप मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जब जाएंगे तो पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर भारतीय संविधान के समस्त टॉपिक आपको नंबर वाइज क्रम से नियोजित रूप से प्राप्त होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो बैच हमारा डिजाइन किया गया है, इस पाठ्यक्रम को या क्लासेस को डिवाइड किया गया है, डिजाइन किया गया है, वो इस प्रकार से किया गया है कि एनसीईआरटी की सभी बातें उसमें समाहित हो, और एम लक्ष्मीकांत जो कि पॉलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, उसके भी सभी टॉपिक्स को इसमें शामिल करते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो सिविल सेवा के सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी रहने वाली है ये क्लास। तो आइए इसी कड़ी में क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में। संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में यदि हम बात करें संविधान के संदर्भ में, तो हम देखेंगे संघ के बारे में और राज्य के बारे में क्रमशः संविधान के भाग 5 और भाग 6 में बात की गई है। अर्थात हमारे संविधान के भाग 5 में तो संघ के बारे में बताया गया है और भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। संविधान का जो भाग 5 है उसमें 1 से 5 तक के अध्याय हैं, जबकि संविधान का जो भाग 6 है उसमें राज्य के बारे में वर्णन करने के लिए 1 से लेके 6 तक के क्या दिए गए हैं, चैप्टर दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं। संघ वाला जो भाग है अर्थात भाग 5, उसका जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है, उसमें संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार राज्य वाला जो संविधान में भाग है अर्थात भाग 6, उसमें भाग 2 में, तो यहां आपको याद रखना है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन भाग 5 में लेकिन अध्याय 1 में, जबकि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 में लेकिन भाग 6 के अध्याय 2 में इसका वर्णन दिया गया है, चैप्टर 2 में इसका वर्णन दिया गया है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि तो फिर अध्याय 1 में किसके बारे में बताया गया है? तो अध्याय 1 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में या भाग 5 के संदर्भ, भाग 6 के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा होगी, इसके बारे में बताया गया है। फिर से मैं आपको बताता चलूं कि संघ के बारे में जो बताया गया है हमारे संविधान में, संघ के बारे में भाग 5 में बताया गया है, और भाग 5 में संघ के बारे में बताने के लिए उस पूरे भाग 5 को 1 से लेके 5 तक के चैप्टर्स में बांटा गया है। 1 से लेके और 5 तक के जो चैप्टर्स हैं उसमें बांटा गया है या अध्यायों में बांटा गया है। राज्य की हम बात करें तो राज्य के बारे में बात करने के लिए हमारे संविधान में भाग 6 को रखा गया है, और इस भाग 6 को फिर आगे कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। संघ की कार्यपालिका में भाग 5 के अध्याय 1 में बताया गया है, जबकि राज्य की कार्यपालिका के बारे में भाग 6 के अध्याय 2 में बताया गया है। तो ये आपको संवैधानिक उपबंध ध्यान रखने हैं। और जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और हर क्लास में मैं आपको बताता हूं, संविधान का कोई भी टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, और कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात जो क्लास का अंत होगा उस अंत में हम बात करेंगे इससे संबंधित संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में। हमें संवैधानिक अनुच्छेदों को रटना नहीं है, उन अनुच्छेदों में दी गई विषय वस्तु को हमें समझना है कि एक्चुअल में वो किस प्रकार से कार्य करती है धरातल पे। जब वो हमें समझ में आएगा उसी के बाद हम क्या होंगे, इस स्थिति में होंगे कि उन अनुच्छेदों को हम याद कर सकें। तो आइए बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो संघ की कार्यपालिका है उसका वर्णन, संघ का जो वर्णन दिया गया है वो भाग 5 में संविधान में दिया गया है, जबकि राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया है।
पिछली स्लाइड में बताया संघ के बारे में बताने के लिए भाग 5 में 1 से लेके 5 तक क्या है, चैप्टर्स हैं या अध्याय हैं, जबकि राज्य के बारे में बताने के लिए अध्याय 1 से लेके क्या है, 6 तक दिए गए हैं। अब अध्याय 1 में किसके बारे में बताया गया है, संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जबकि भाग 6 के अध्याय 2 में किसके बारे में बताया गया है, राज्य की कार्यपालिका में के बारे में बताया गया है। संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, जो कि आज का हमारा क्या है, टॉपिक है। इसके अलावा अन्य जो चैप्टर्स हैं उनमें क्या बताया गया है, जैसे अध्याय 2 में संसद के बारे में, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में, लेकिन ये जो हमारे टॉपिक हैं वो आज के नहीं है, इसलिए आज की क्लास में हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज की क्लास में हम हमारे आज का जो टॉपिक है, आज की चर्चा का जो विषय है, संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले तो देखना होगा कि संघ की कार्यपालिका में आता क्या क्या है। तो संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो वर्णन दिया गया है भाग 5 में दिया गया है, चैप्टर 1 में दिया गया है, ये आपको पता चला। अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, जबकि राज्य की कार्यपालिका के बारे में हम बात करें तो चैप्टर 2 में इसके बारे में बताया गया है, भाग 6 का चैप्टर 2 में इसको बताया गया है। और यदि अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। अब इन अनुच्छेदों में क्या क्या बताया गया है उसको मोटे तौर पर यदि हम देखें तो सबसे पहले तो बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका के में कौन कौन सम्मिलित होंगे। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होगा, उपराष्ट्रपति शामिल होगा, संघ की मंत्रिपरिषद शामिल होगी और भारत का महान्यायवादी शामिल होगा। जबकि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल होगा, राज्य की मंत्रिपरिषद शामिल होगी और राज्य का महाअधिवक्ता शामिल होगा। जबकि इसके अतिरिक्त और क्या बताया गया है संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, अर्थात संघ सरकार किस किस क्षेत्र में अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार राज्य सरकार किन किन मामलों में अपनी कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करती है, इस बारे में बताया गया है। साथ ही साथ कार्यपालिका संचालन के नियम क्या होंगे और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या होंगे, इनके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। संघ और राज्य की कार्यपालिका के जो कार्य हैं वो संघ और राज्य के संदर्भ में एक जैसे हैं, इसीलिए जैसा हमने जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में बात की थी तो उनके कार्यों में भी समानता होने के कारण हमने तुलनात्मक रूप से उनको साथ साथ पढ़ा था। और इसी प्रकार से हम संघ की राज्यपालिका और राज्य की जो कार्यपालिका है उनके भी जो कार्य हैं वो समान होने के कारण इन्हें तुलनात्मक रूप से साथ साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संघ और राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार कहां तक होगा, अर्थात किन मामलों में तो संघ को कार्यपालक शक्ति प्राप्त होगी और किन मामलों में राज्य को कार्यपालक शक्ति प्राप्त होगी। संघ को जो प्राप्त कार्यपालक शक्ति है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 73 में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कार्यपालिका के बारे में हमने जब बात कर रहे हैं तो हमने देखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, जबकि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, राज्य की मंत्रिपरिषद, महाअधिवक्ता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पिछली क्लासेस में बहुत विस्तार से हम देख चुके हैं। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पिछली क्लासेस में बात की। तो आज की क्लास हमारी फोकस रहेगी बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन पे, यानी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, कार्यपालक शक्ति का विस्तार, कार्य संचालन नियम और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में आज की हमारी क्लास रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालक शक्ति के विस्तार के बारे में कि संघ की कार्यपालक शक्ति कहां कहां है और राज्य की कार्यपालक शक्ति कहां कहां है। संवैधानिक उपबंधों की बात करें तो राज्य को, संघ को जो प्राप्त कार्यपालक शक्ति है उसके बारे में अनुच्छेद 73 में बताया गया है, जबकि राज्य को प्राप्त कार्यपालक शक्ति के बारे में अनुच्छेद 162 में बताया गया है। और क्या बताया गया है, अनुच्छेद 73 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की कार्यपालक शक्ति किन मामलों में होगी, उन विषयों में होगी जिनके संबंध में विधि बनाने की शक्ति केवल किसको है, संसद को है। यानी संसद यदि कोई कानून बनाता है तो उस कानून को लागू करवाने के लिए जो कार्यपालक शक्ति होगी वो किसकी होगी, संघ की होगी।
कौन से कानूनों को? ऐसे कानून जिनको बनाने का हक, जिनको बनाने के लिए केवल संसद को प्राधिकृत किया गया है, उन मामलों में कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त होगी? संघ को प्राप्त होगी, संघ की कार्यपालिका को प्राप्त होगी। यदि कोई संधि या करार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है तो उसको लागू कराने के लिए, उसका पालन कराने के लिए भी कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त होगी? किसको प्राप्त होगी? कार्यपालक शक्ति संघ सरकार को प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त यदि संसद को किसी विषय में क्या है, संसद को किसी विषय में राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है तो उस विषय पर भी संसद को जब तक अन्यथा उपबंध न करे तब तक कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है हमारे संविधान के अनुसार, तो उस स्थिति में उस विषय पर कार्यपालक शक्ति सामान्यतः किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। सामान्यतः तो किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। लेकिन संसद क्या कर सकती है? इसके लिए स्वयं, इसके लिए क्या कर सकती है? कानून बनाकर संसद स्वयं भी इसे अपने लिए अधिकृत कर सकती है। वापस से समझे इस फैक्ट को, इस तथ्य को, कि ऐसे विषय जिन पर क्या बनाने की शक्ति है? ऐसे राज्य सूची के विषय जिन पर संसद को क्या करना है? कानून बनाने की शक्ति है। देखिए, जब हमने 7वीं अनुसूची पढ़ी थी तो हमने देखा था कि संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को। राज्य सूची के विषय पर सामान्यतः कानून बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है, राज्य को है, राज्य के विधानमंडल को है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर संसद भी कानून बना सकती है। तो सामान्य परिस्थितियों में तो राज्य सूची के विषयों पर कार्यपालिक शक्ति किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। लेकिन यदि संसद भी इस विषय पर कानून बना सकती है हमारे संविधान के अनुसार, तब इस विषय में सामान्यतः तो यही रहेगा कि राज्य को कार्यपालक शक्ति प्राप्त होगी, लेकिन संसद स्वयं भी क्या कर सकती है? संघ को भी इस बारे में कार्यपालक शक्ति क्या कर सकती है? प्रदान कर सकती है। राज्य की कार्यपालक शक्ति की बात करें तो ऐसे सभी विषय जिनके संबंध में विधि बनाने की अधिकार किसको है? विधानमंडल को। अर्थात राज्य सूची के समस्त विषयों पर कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। ठीक है। उसके अतिरिक्त जिन विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद और विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, यानी समवर्ती सूची, जहां जिस विषय पर संसद भी कानून बना सकती है और विधानमंडल भी कानून बना सकती है, वहां पर कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। तो ध्यान रखना आपको, संघ सूची के विषयों पर कार्यपालक शक्ति किसको? संघ को, संघ की कार्यपालिका को। राज्य सूची के विषयों पर कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त? राज्य को प्राप्त। लेकिन संसद उस शक्ति को किसको दे सकती है? संघ की कार्यपालिका को भी दे सकती है, ये ध्यान रखना है। और समवर्ती सूची पर, समवर्ती जो सूची है उस पर कार्यपालक शक्ति किसको प्राप्त होगी? राज्य को प्राप्त होगी। समवर्ती सूची पर जब हमने देखा था कि समवर्ती सूची पर विधायी जो शक्ति है वो किसको प्राप्त होती है? वो किसको प्राप्त होती है? संसद और विधानमंडल दोनों को। यानी समवर्ती सूची पर कानून तो कौन बना सकता है? राज्य सरकार, या जो हम कह सकते हैं कि राज्य का विधानमंडल भी बना सकता है और संसद भी बना सकती है। लेकिन इन कानूनों पर कार्यपालक शक्ति अर्थात इन कानूनों को लागू कराने की जो शक्ति होगी वो किसको प्राप्त होगी? वो राज्य को प्राप्त होगी। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि समवर्ती सूची के विषय में कार्यपालक शक्ति जो प्राप्त होती है वो किसको प्राप्त होती है? वो राज्य की कार्यपालिका को प्राप्त होती है। तो ये थी कार्यपालक शक्तियां। अब हम बात करेंगे संघ सरकार और राज्य सरकार की मंत्री परिषद के बारे में, संघ और राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। इससे पहले हमने देखा था संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार कहां कहां होता है, किन किन विषयों में होता है। और इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं किसकी? संघ और राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। तो संघ की मंत्री परिषद के बारे में तो किस में बताया गया है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में बताया गया है। ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 74 और 75 में तो किसके बारे में बताया गया है? संघ की मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 163 और 164 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य की मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है। क्या क्या बात की गई है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें हम अनुच्छेद
74 में किस प्रकार की बात संघ की मंत्रिपरिषद में की गई है और इसी प्रकार की बात अनुच्छेद 163 में राज्यों के विषय में की गई है। दोनों में समानता है, समान प्रकार की बातें ही कही गई हैं। आइए देखते हैं क्या बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 74 हमारे संविधान का यह कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी संघ में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा, जो प्रमुख होगा, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। तो पहली चीज तो क्या बताई, कि एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा, प्रधान होगा, वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही क्या करना होगा, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही सामान्यतः काम करना होगा। हां, राष्ट्रपति चाहे तो क्या कर सकता है, मंत्रिपरिषद को दी गई सलाह पर, मंत्रिपरिषद ने जो सलाह राष्ट्रपति को दी है उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन पुनर्विचार करने के पश्चात दोबारा से फिर से जो सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने दी है वो मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगा। तो पहली चीज तो क्या हुई कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। सलाह पर पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना आवश्यक होगा, बाध्य होगा। अब मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, इस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। तो ये थी अनुच्छेद 74 की कुछ व्यवस्थाएं, और ऐसी की ऐसी व्यवस्थाएं राज्य के संदर्भ में की गई हैं अनुच्छेद 163 में। लेकिन डिफरेंस क्या है, एक माइनर डिफरेंस यहां है। यहां क्या कहा गया है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। यहां भी यही बात कही गई है, लेकिन क्या कहा गया है, कुछ मामले राज्यपाल के विवेकाधीन होते हैं। विवेकाधीन मतलब उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करना होता है, संविधान में उस बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो उन मामलों को छोड़कर राज्यपाल को क्या करना होगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए और उसकी सहायता के लिए क्या होगी, राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री होगा। अपने विवेकाधीन मामलों को छोड़कर, यानी राज्यपाल के विवेक के अधीन जो मामले हैं उन मामलों को छोड़कर राज्यपाल को इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार क्या करना होगा, कार्य करना होगा। लेकिन राज्यपाल क्या कह सकता है कि मंत्रिपरिषद अपनी सलाह पर क्या करे, पुनर्विचार करे, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन एक बार पुनर्विचार करने के पश्चात दोबारा राज्यपाल को क्या किया जाता है, भेजा जाता है मंत्रिपरिषद द्वारा। तो उस सलाह को मानना राज्यपाल के लिए क्या होता है, बाध्य होता है, जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त 163 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी, इसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। तो ये थे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 में की गई व्यवस्थाएं। इसके अलावा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में कुछ और बातें भी मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कही गई हैं। आइए देखते हैं वो बातें क्या हैं। अनुच्छेद 75 में जो बातें मंत्रिपरिषद के बारे में कही गई हैं उसमें मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी और इसमें कितने लोग होंगे, उसके बारे में मुख्यतः चर्चा की गई है, संघ और राज्य दोनों में ही। अब देखिए, संघ सरकार की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में यदि हम अनुच्छेद 75 को देखें तो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अन्य जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त अन्य मंत्री जो मंत्रिपरिषद में शामिल हैं, उन मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन इस नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या लेगा, सलाह लेगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी, जबकि
मंत्रियों की अधिकतम संख्या यानी मंत्री परिषद में अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं, अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, इस बारे में भी किसमें प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जितनी लोकसभा की सीट है, जितनी लोकसभा की सीट है, उन सीटों का 15% क्या होगा, मंत्रियों की संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल यदि लोकसभा में 100 सीट हैं तो अधिकतम मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है, 15। 15 से ज्यादा नहीं हो सकती, 15 से कम हो सकती है। ये जो उपबंध था ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, अर्थात मूल संविधान में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा यह तय किया गया कि मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की सीटों की संख्या के 15% तक ही हो सकती है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए जो मंत्रियों की जो संख्या है उसको सरकारें बढ़ा देती थी, और मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का कारण था कि मंत्रियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, तो राजनीतिक लाभ के लिए जब मंत्रियों की संख्या बढ़ा दी जाती थी राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो उससे क्या होता था, हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से ही सभी प्रकार की मंत्रियों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से हमारे जो टैक्स के पैसे हैं उनका इसको क्या पाया गया कि उसका खर्च जो होता है वो अनावश्यक रूप से ज्यादा होता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि लोकसभा की जो सीट है उनके 15% तक ही क्या रखी जाएगी, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या रखी जाएगी। इसके अलावा अन्य व्यवस्था क्या की गई 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही, कि जो व्यक्ति 10वीं अनुसूची के अनुसार, 10वीं अनुसूची क्या कहती है, दल बदल के आधार पर किसी सांसद या विधायक की क्या बताती है, अयोग्यता को बताती है कि दल बदल लिया, अर्थात एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में यदि कोई व्यक्ति चला जाता है तो वो क्या होता है, संसद का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है या विधानमंडल का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य ठहरा दिया गया है वो व्यक्ति मंत्री भी नहीं बन सकता। अब आप कहेंगे कि जब संसद का ही सदस्य नहीं रहेगा तो स्वाभाविक रूप से मंत्री तो रहेगा ही नहीं, लेकिन हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि 6 माह तक कोई व्यक्ति संसद का सदस्य रहे बिना भी मंत्री के पद पर रह सकता है। इसलिए फिर यह व्यवस्था करनी पड़ी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और उसके पीछे कारण क्या है कि वो 10वीं अनुसूची या दल बदल के आधार पर अयोग्य है, तो वो मंत्री भी नहीं रह पाएगा, वो ऐसा व्यक्ति मंत्री भी नहीं रह पाएगा। उत्तरदायित्व की यदि हम बात करें कि मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व किसके प्रति रहेगा, तो मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति रहेगा सामूहिक रूप से। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या रहेगी, उत्तरदायी रहेगी। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो मंत्री परिषद का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत उसका कार्यकाल रहता है। ऐसी की ऐसी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 164 में संघ की मंत्री परिषद में के बारे में की गई हैं। क्या की गई है, सीएम की नियुक्ति या मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। राज्य सरकार में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा ही, लेकिन किसकी सलाह पर, सीएम या मुख्यमंत्री की सलाह पर। अधिकतम जो संख्या होगी किसी राज्य के मंत्री परिषद में वो उस राज्य की जो विधानसभा की कुल सीटें होंगी उसका 15% होंगी, और ये संविधान के 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से उपबंध किया गया। इसी प्रकार दल बदल के आधार पर कोई व्यक्ति क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वो राज्य की सरकार में मंत्री भी नहीं रहेगा। उत्तरदायित्व की यदि हम बात करें तो राज्य की मंत्री परिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति रहेगा, विधानसभा के प्रति रहेगा। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो जिस प्रकार से संघ की जो मंत्री परिषद है उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था, तो राज्य की मंत्री परिषद का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। तो ये थी अनुच्छेद 75 और 164 में कही गई कुछ बातें। इन बातों के अलावा कुछ अन्य बातें भी बताई गई हैं अनुच्छेद 75 और 164 में संघ और राज्य की मंत्री परिषद के बारे में। आइए देखते हैं वो क्या है। इसके अतिरिक्त शपथ के बारे में बताया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्री के रूप में जो व्यक्ति नियुक्त किए जा रहे हैं वो शपथ कैसे लेंगे। तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप, हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची
जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि उसमें शपथ का किस प्रकार का प्रारूप बताया गया है। उसी प्रारूप के अनुसार ये मंत्री परिषद के सदस्य किसके समक्ष शपथ लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। तो शपथ किसके समक्ष लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। जबकि राज्य सरकार में, राज्य में की जो मंत्री परिषद है उसके मंत्री शपथ किसके समक्ष लेंगे? राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे। वेतन भत्तों की यदि हम बात करें तो मंत्री परिषद जो होती है, संघ की मंत्री परिषद के संदर्भ में वेतन भत्तों का निर्धारण संसद एक एक्ट बनाकर करेगी, जबकि राज्य की जो मंत्री परिषद है उनके मंत्रियों का जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य का विधानमंडल एक्ट या कानून बनाकर तय करेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहेगा तो वो मंत्री भी नहीं रहेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए नहीं रहता है तो 6 महीने तक तो वो मंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने पश्चात वो मंत्री रहेगा। लेकिन यहां भी आपको ये याद रखना है कि संसद का सदस्य न रहने का आधार यदि दल बदल के कारण अयोग्यता है तो वो इमीडिएटली मंत्री भी नहीं रहेगा। ये कुछ व्यवस्थाएं अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 165 में राज्य और संघ की मंत्री परिषद के बारे में की गई है, और एक विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 165 के तहत कुछ राज्यों के लिए की गई है, और वो राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। इन राज्यों में हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि इन राज्यों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु क्या होगा? एक मंत्री होगा। अलग से एक मंत्री की व्यवस्था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के लिए की गई, और वो मंत्री किसके कल्याण के लिए होगा? अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग जो हैं इन राज्यों में, उनके कल्याण के लिए एक अलग मंत्री बनाया जाना आवश्यक होगा यहाँ पे। और ये व्यवस्था भी मूल संविधान में नहीं थी, इसे 94वें संविधान संशोधन 2006 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो ये थी संघ और राज्य की मंत्री परिषद के बारे में संविधान के जो अनुच्छेद 73, 74 और अनुच्छेद 164 और 65 में दी गई कुछ व्यवस्थाएं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब तक हमने देखा, देखिए अनुच्छेद 73, 74 में और 164, 65 में हमने देखा कि मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र किसको देगी, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। शपथ के बारे में बता दिया गया, वेतन भत्तों के बारे में बता दिया गया, इसकी नियुक्ति कौन करेगा इसके बारे में बता दिया गया। लेकिन एक चीज के बारे में नहीं बताया गया, और वो है त्यागपत्र की त्यागपत्र किसे दिया जाएगा। संघ या राज्य की मंत्री परिषद यदि अपना त्यागपत्र देती है तो वो किसे दिया जाएगा, इसके संबंध में हमारे संविधान में कुछ नहीं कहा गया है। तो फिर यहां आपको समझना है कि प्रत्येक जो चीज है उसके लिए हमारे संविधान में कुछ बातें तो स्पष्ट रूप से संविधान में ही लिखित हैं, संविधान में ही लिखित हैं। जैसे अनुच्छेद 74, 73 और 74 में संघ और राज्य की मंत्री परिषद के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ चीजें लिखी गई हैं, लेकिन एक बात वहां नहीं लिखी गई, त्यागपत्र फॉर एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से प्रत्येक विषय के बारे में संविधान में कुछ चीजें तो संविधान में लिखित रूप से स्पष्ट कह दी गई कि ऐसा तो होना ही चाहिए, और कुछ चीजों के लिए क्या कर दिया गया, संसद या राज्य के विधानमंडल को क्या कर दिया गया, अधिकृत कर दिया गया कि बाकी की चीजों के बारे में संसद और विधानमंडल निर्धारित करेगी। ऐसी चीजें जो संविधान में नहीं लिखी गई उनके बारे में उपबंध करने का अधिकार संसद और विधानमंडल को दे दिया गया कि बाकी की चीजों के बारे में संसद और विधानमंडल एक्ट बनाकर या कानून बनाकर क्या करेंगे, निर्णय करेंगे। तो इसी तरह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद त्यागपत्र किसे देगी इसके बारे में संविधान में किसी प्रकार का उपबंध नहीं है, और इसके लिए किसको अधिकृत कर दिया गया है, संसद को अधिकृत किया गया। और संसद के तहत लोकसभा, और लोकसभा अपने प्रक्रिया नियम, लोकसभा के बारे में कुछ प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं और कुछ प्रावधान स्वयं सदन ने अपने नियम बनाकर किए हैं। इसी प्रकार लोकसभा ने भी कुछ नियम बनाए हैं लोकसभा की कार्यवाहियों के संदर्भ में, उन्हें लोकसभा प्रक्रिया नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा प्रक्रिया नियम। और इन लोकसभा प्रक्रिया नियमों में जब मैंने बताया कि संविधान में त्यागपत्र के बारे में नहीं बताया गया, तो अब प्रश्न उठेगा तो फिर कहां बताया गया है? यह बताया गया है लोकसभा प्रक्रिया नियमों में। और लोकसभा प्रक्रिया नियमों के अनुसार
मंत्री परिषद जो त्यागपत्र देगी वो किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी, संघ की मंत्री परिषद को। और राज्य की मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र किसको देगी? राज्यपाल को देगी। तो ये थे लोकसभा प्रक्रिया नियमों के अनुसार या विधानसभा प्रक्रिया नियमों के अनुसार किसे संघ और राज्य की मंत्री परिषद अपना त्यागपत्र देगी। अब हम बात करने वाले हैं महान्यायवादी और महाधिवक्ता में। जब हमने संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि संघ की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ये तो सम्मिलित थे ही थे। इसके अलावा और कौन सम्मिलित था? महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। संघ की कार्यपालिका में और शेष कौन बच गया? महान्यायवादी। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में हमने देखा था कि राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन होता है? राज्यपाल शामिल होता है। राज्यपाल के अतिरिक्त क्या होता है? मंत्री परिषद शामिल होती है। और मंत्री परिषद के अतिरिक्त जो अन्य शामिल होता है वो है महाअधिवक्ता। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे संघ सरकार के संदर्भ में महान्यायवादी और राज्य सरकार के संदर्भ में महाअधिवक्ता के बारे में, जो कि संघ और राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। महान्यायवादी के बारे में संविधान के अनुच्छेद 76 में बताया गया है, जबकि महाअधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। देखिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता को भी हम साथ साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं। संविधान के किसी भी टॉपिक में जब हम ये देखेंगे कि दो पदों के बीच में किसी प्रकार के कार्यों में समानता है तो उन दोनों को हम साथ साथ पढ़ने वाले हैं, ताकि उनके बारे में समझ जो हमारी वो बेहतर विकसित हो सके। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, कार्यों में समानता, एक साथ हमने उनको पढ़ा तुलनात्मक रूप से। इसी प्रकार संघ की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका, दोनों के कार्यों में भी बहुत सारी समानताएं हैं। तो बहुत सारी समानताओं को जब हम साथ साथ पढ़ेंगे तो छोटी सी बारीक सी जो विभिन्नता है वो हमें तुरंत वहां देखने को मिल जाएगी और हमें वो ध्यान में रहेगी। जैसे पिछली स्लाइड में हम एग्जाम्पल की बात करें, सभी चीजें क्या थी? संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में या मंत्री परिषद के बारे में समान थी, लेकिन एक अंतर हमें यहां दिखाई दिया था। तो ये अंतर जो है वो हमें ध्यान रह पाता है जब तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करते हैं उस स्थिति में। आइए विषय पर आते हैं, बात करते हैं महान्यायवादी और महाअधिवक्ता के बारे में। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। नियुक्ति की यदि हम बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। योग्यता, क्या योग्यता किसी व्यक्ति में होनी चाहिए कि उसे किसके रूप में नियुक्त किया जा सके? महान्यायवादी या महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जा सके। तो महान्यायवादी की जो योग्यता वो होती है वो वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए व्यक्ति में जो योग्यताएं होनी चाहिए वही महान्यायवादी के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे चाहिए होती हैं। और महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसे हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने के लिए जो योग्यता हमारे संविधान के अनुसार निर्धारित की गई है वही योग्यता चाहिए होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे उस समय। कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो महान्यायवादी का जो कर्तव्य है वो क्या होगा कि भारत सरकार को क्या करनी है? सलाह देनी है। ठीक है, किन विषयों पर सलाह देनी है? ऐसे विषय जो राष्ट्रपति महान्यायवादी को निर्देशित करे। राष्ट्रपति महान्यायवादी को जिन विषयों के बारे में कहेगा उन विषयों पर महान्यायवादी को संघ या केंद्र सरकार को क्या देनी होगी? सलाह देनी होगी। भारत सरकार को सलाह देनी होगी। तो मुख्य कार्य या मुख्य कर्तव्य क्या है महान्यायवादी का? विधिक मामलों में सलाह देना। किसको? भारत सरकार को। और विधिक मामले कौन से? ऐसे मामले जो राष्ट्रपति उसे निर्देशित करे, जिनके मामले में सलाह देने के लिए राष्ट्रपति उसे कहे। इसी प्रकार राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य किसका होगा? महाधिवक्ता का होगा। किन मामलों में? ऐसे मामले जो राज्यपाल द्वारा निर्देशित किए जाएं। किसको? महाअधिवक्ता को। पदावधि की यदि हम बात करें, अच्छा पदावधि से पहले हम बात करें तो महान्यायवादी जो भारत का महान्यायवादी होगा उसे भारत के सभी जो कोर्ट हैं, सभी के सभी जो न्यायालय हैं उनमें
सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा, उनमें जाके वो बोल सकता है। जबकि महाधिवक्ता के बारे में ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है। यदि पदावधि की हम बात करें तो महान्यायवादी की पदावधि या कार्यकाल राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जबकि महाधिवक्ता का राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। पारिश्रमिक या वेतन की बात करें, यहां वेतन शब्द नहीं लिखा गया है, संविधान में क्या शब्द लिखा गया है, पारिश्रमिक शब्द लिखा गया है महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। तो महान्यायवादी का पारिश्रमिक जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो यहां से बारीकी से एक प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी का जो वेतन है या महान्यायवादी का पारिश्रमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो उसमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, पहला ऑप्शन संसद, दूसरा ऑप्शन दिया जा सकता है आपको क्या, राष्ट्रपति, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया जा सकता है भारत सरकार। तो इस प्रकार का जब ऑप्शन आपको दिए जाएं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, संसद या भारत सरकार के ऑप्शन को आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महान्यायवादी का पारिश्रमिक तो निर्धारित कौन करता है, निर्धारित करता है राष्ट्रपति, और महाधिवक्ता का निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल निर्धारित करता है। तो ये थी महाधिवक्ता और महान्यायवादी के बारे में कुछ संवैधानिक उपबंधों के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कि क्या जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, चाहे वो संघ सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, इसी प्रकार महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो होते हैं उनको क्या विधानसभा या हम कह सकते हैं विधानमंडल या सदन में, संसद में कुछ विशेष प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हाँ, विशेष प्रकार के अधिकार इन्हें कुछ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसके लिए जो संवैधानिक उपबंध किए गए हैं वो संघ और राज्य की जो मंत्रिपरिषद वाला भाग है वहां नहीं किए गए। संघ और राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में कहां बताया गया है, संघ और राज्य की मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका के बारे में हमने देखा था कि 73 और 74 अनुच्छेद में या 164 और 165वें अनुच्छेद में बताया गया है। लेकिन इन अनुच्छेदों में संघ सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री या महान्यायवादी और महाधिवक्ता के सदन में क्या अधिकार होंगे इसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके बारे में जब सदनों के बारे में बताया गया है, अर्थात विधानमंडल और संसद के बारे में जहां जिक्र किया गया है हमारे संविधान में, उस जगह ये बताया गया है, वहां कुछ संवैधानिक उपबंधों द्वारा ये बताया गया है कि सदन में महान्यायवादी और मंत्रियों, इसी प्रकार महाधिवक्ता और राज्य में के जो मंत्री होंगे उनका क्या अधिकार होगा। तो अधिकारों की यदि हम बात करें तो सभी संघ के जो मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे और महान्यायवादी जो होगा, आप देखिए मंत्री क्या हो सकता है, जैसा हमने देखा था संवैधानिक प्रावधानों में, संघ सरकार में या राज्य सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री हो सकता है जो संसद का सदस्य ना हो या विधानमंडल का सदस्य न हो। तो संसद का जब सदस्य होगा तो उसे स्वतः ही क्या होंगे, संसद में कुछ अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे संविधान में यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य न रहते हुए भी 6 माह तक मंत्री रह सकता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री के रूप में क्या है, नियुक्त किया गया है, ऐसा व्यक्ति। और महान्यायवादी आपको पता ही है कि संसद का सदस्य नहीं होता। तो ये ऐसे दो लोग हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन फिर भी संसद के मामले में कुछ अधिकार इन्हें प्राप्त होते हैं। क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, ये संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं, संसद की जो संयुक्त बैठक है उसमें भाग ले सकते हैं, इसी प्रकार संसदीय समिति की कोई बैठक है उसमें जाकर ये क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि चूंकि ऐसे मंत्री जो कि क्या नहीं है, संसद के सदस्य नहीं हैं, और महान्यायवादी ये दोनों ही क्या नहीं कर सकते, सदस्य नहीं होने के कारण मतदान किसी विषय पर सदन में नहीं कर सकते। हालांकि सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, सदन की बैठक में बोल सकते हैं, संसदीय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, महान्यायवादी और ऐसे मंत्री जो कि सदन के सदस्य नहीं है उन्हें मत देने का अधिकार सदन में प्राप्त नहीं होगा। जबकि राज्य विधानमंडल के संदर्भ में हम बात करें तो राज्य की मंत्रिपरिषद के ऐसे सदस्य जो कि विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं,
विधानमंडल के सदस्य नहीं है, अर्थात एमएलए नहीं है। यहाँ एमपी नहीं है, यहाँ एमएलए नहीं है, लेकिन उसको मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और इसी प्रकार महाधिवक्ता, दोनों ही के दोनों ही क्या हैं, यदि सदन के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये विधानमंडल की किसी बैठक में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और संसदीय जो विधानमंडल की समितियां होती हैं उनमें भी बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होगा। और इसके पीछे सामान्य सा लॉजिक है कि जब सदन का सदस्य ही ये लोग नहीं होते तो इन्हें मतदान का अधिकार वहां प्राप्त नहीं होता है। तो ये थी राज्य की विधानमंडल या सदन में महान्यायवादी और महाधिवक्ता के अधिकारों के बारे में, जिसके संदर्भ में सदन, संसद और विधानमंडलों का जहां संविधान में वर्णन किया गया है वहां बताया गया है। लेकिन यहां विषय का संदर्भ आया है तो उसकी बात हमने यहीं पे की है, क्योंकि महान्यायवादी, महाधिवक्ता और संघ और राज्य सरकार की मंत्री परिषद को हमने यहां पढ़ा है। तो ये समाचिनी था कि उनके अधिकारों की बात भी हम यहीं पर करें। अब बात करते हैं संघ और राज्य की कार्यपालिका के संचालन किस प्रकार किया जाएगा। संघ की कार्यपालिका का विस्तार कहां तक होगा इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। संघ और राज्य की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त संघ और राज्य की कार्यपालिका में जो बात बताई गई है वो है संघ और राज्य की कार्यपालिका के संचालन के विषय में, और वो बताई गई है अनुच्छेद 77 में। तो किसके बारे में, संघ के बारे में, और अनुच्छेद 166 में किसके बारे में, राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से, भारत सरकार की जितनी भी कार्यपालक कार्यवाहियां हैं, भारत सरकार की जितनी भी कार्यपालक कार्यवाहियां हैं वो किसके नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। किसके नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। इसी प्रकार राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका जो कार्य किए जाएंगे वो किसके नाम से किए जाएंगे, राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। क्योंकि संघ की जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। इसलिए संघ या राज्य की समस्त कार्यपालक शक्तियां क्रमशः किसके नाम से की जाएंगी, समस्त कार्यपालक कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से जो कार्य किए जा रहे हैं कार्यपालिका के द्वारा, ठीक है, वो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए प्रारूप में ही होंगे। अर्थात कार्यपालक शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो आदेश निकाले जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से जो कार्यपालक कार्य किए जाएंगे उनके लिए जो आदेश निकाले जाएंगे वो किस प्रारूप में होंगे, वो राष्ट्रपति द्वारा बताए गए प्रारूप में ही होंगे। इसी प्रकार राज्यपाल के नाम से किए जाने वाले समस्त जो आदेश हैं वो राज्यपाल द्वारा बनाए गए प्रारूप में निकाले जाएंगे, प्रारूप में होंगे। और इन आदेशों की जो विधि मान्यता है या वैलिडिटी, इनकी अथॉराइजेशन या वैलिडिटी को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, इस आधार पर इन पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि ये राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश नहीं है। अर्थात जो है आदेश जो जारी किए जाएंगे वो किसके नाम से जारी किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाएंगे। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति इसे जारी नहीं कर गया, जारी कौन कर रहा है, कार्यपालिका, मंत्री परिषद इसे जारी कर रही है। लेकिन मंत्री परिषद द्वारा जब जारी किए जाएंगे तो वो किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के नाम से जारी किए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये आदेश ऐसे ही माने जाएंगे जैसे राष्ट्रपति ने स्वयं नहीं दिए हैं। जारी कौन करेगा, मंत्री परिषद, लेकिन किसके नाम से जारी, राष्ट्रपति के नाम से जारी। चूंकि राष्ट्रपति के नाम से जारी हो रहे हैं तो किसी प्रकार का विधिक प्रश्न यहां नहीं बनेगा कि राष्ट्रपति जारी तो किसके द्वारा किए जा रहे हैं, मंत्री परिषद के द्वारा, लेकिन किसके नाम पे जारी किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति के नाम पे। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और इन्हें ऐसा ही माना जाएगा कि ये निर्देश या ये आदेश राष्ट्रपति ने ही दिए हैं। और इसी प्रकार की समान बात रहेगी राज्यपाल के संदर्भ में भी कि राज्यपाल के नाम पर जो आदेश निकाले जाएंगे वो निकाले तो किसके द्वारा जाएंगे, मंत्री परिषद के द्वारा, लेकिन इस आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये राज्यपाल द्वारा निकाले गए आदेश नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष ध्यान आपको रखना है, मंत्रियों के कार्य के आवंटन के जो नियम हैं वो कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा।
और राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में यदि हम बात करें, राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में हम बात करें, तो मंत्रियों को कार्य आवंटन के जो नियम हैं वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा बनाए जाएंगे, उन बातों को छोड़कर जो राज्यपाल के विवेक पर निर्भर हैं। राज्यपाल के विवेकाधीन मामलों को छोड़कर यदि मंत्रियों को कार्य आवंटित करने के नियम जो हैं वो किसके द्वारा बना जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा। अब यहां से पुनः एक प्रश्न बन सकता है, बारीकी से इस तथ्य को आपको देखना है कि मंत्रियों को मंत्रालय जो आवंटन करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। या राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो मंत्रालयों का आवंटन तो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, लेकिन मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? क्रमशः राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये एक बारीक तथ्य आपको यहां ध्यान रखना है। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कुछ संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में, जो कि हमारे संविधान द्वारा उन पर अधिरोपित किए गए हैं। क्या क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कर्तव्य होंगे, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 78 में, जबकि मुख्यमंत्री के जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उनके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 167 में। क्या क्या बातें कही गई हैं, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में अनुच्छेद 78 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ के प्रशासन से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचना राज्यपाल को देना किसका संवैधानिक कर्तव्य होगा? मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य होगा। देखिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से कार्य करने होते हैं, बहुत से कर्तव्यों का पालन करना होता है, लेकिन कुछ कर्तव्य विशेष तौर पर हमारे संविधान में आर्टिकल 78 और आर्टिकल 167 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में बताए गए हैं। उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। पहला क्या है कि प्रशासन संबंधी सूचना राष्ट्रपति या राज्यपाल को देनी होगी। किसको? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को। इसके अलावा विधायिका संबंधित यानी कानून बनाने संबंधित संसद में या विधानमंडल में कौन कौन सा कानून बनाया जा रहा है, कौन कौन सा कानून बनाया जा रहा है, इसके लिए भी सूचित करना होगा। किसको? राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। और यहां राज्यपाल को सूचित करना होगा। किसके द्वारा? सीएम के द्वारा या चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अतिरिक्त प्रशासन के संदर्भ में या कौन कौन से कानून या विधायन या विधायिका कौन कौन से कानून बना रही है, इन मामलों में अन्य कोई सूचना, अन्य कोई जानकारी जो राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाए वो भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को उपलब्ध करानी होगी। इसी प्रकार राज्य के प्रशासन और राज्य में किस किस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं या राज्य के जो विधायिका प्रस्ताव हैं उन विषयों पर अन्य कोई जानकारी यदि राज्यपाल मांगता है तो वो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को राज्यपाल को उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति ऐसी कोई सूचना मांगता है जिस पर निर्णय किसी मंत्री ने कर लिया हो तो उस विषय पर भी जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा दी जाएगी। और राज्यपाल के संदर्भ में यदि ऐसे विषय पर सूचना मांगी जाती है राज्यपाल द्वारा जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर लिया है, कोई भी विषय जिस पर मंत्री ने, जो किसी मंत्री के अधीन आता है, किसी मंत्रालय के अधीन आता है, उस मंत्रालय ने उस पर निर्णय कर लिया है और राष्ट्रपति उस पर कुछ जानकारी चाहता है या राज्यपाल उस पर कुछ जानकारी चाहता है, तो राष्ट्रपति के चाहने पर प्रधानमंत्री को, राज्यपाल के चाहने पर मुख्यमंत्री को ये जानकारी उन्हें देनी होगी। तो ये थे कुछ संवैधानिक कर्तव्य जो कि हमारे संविधान द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को सौंपे गए हैं। तो आशा है इस क्लास के पश्चात संघ और राज्य की कार्यपालिका किस प्रकार से कार्य करती है और संविधान में उसके लिए किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में आपको भली भांति आपकी समझ जो है वो बढ़ी होगी। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।